नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे 7 नियमों की जिन्होंने वॉरेन बफेट जी को अरबपति बनाया। ये 7 ऐसे नियम हैं, यदि आप इन्हें अपनी लाइफ में फॉलो करते हो, इन नियमों की आपको समझ है तो आप अपनी वित्तीय स्थिति, आपका जो निवेश निर्माण है उसे बहुत ही बेहतर बना सकते हो। वैसे तो इन 7 नियमों में से 2-3 नियम बहुत ही टेक्निकल है, यानी उन्हें समझना आसान नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल सरल भाषा में जो हमारे जीवन से जुड़े हुए उदाहरण हैं उनसे समझाने का प्रयास करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा सबसे पहला नियम है द लॉस रिकवरी रूल। आपने अक्सर वॉरेन बफेट जी को अपने इंटरव्यूज में ये कहते हुए सुना होगा, नेवर लूज मनी, जो कि मैथमेटिकल लॉस एंड गेन की एसिमेट्रिकल फॉर्मूला पर आधारित है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने इसे निवेश करना है, आपने किसी स्मॉल बिजनेस में, या मान लेते हैं आपने अपना 1 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में निवेश किया, आपका पैसा 1 लाख से घटकर 50,000 रुपये रह चुका है, यानी आपका 50% का लॉस हो चुका है। तो अब आप वापस 1 लाख रुपये बनाने के लिए आपको कितना प्रतिशत गेन करना पड़ेगा? तो हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ाएं तो हमें लगता है कि हमारा 50% का लॉस हुआ है और हमें यदि 50% का गेन कर लेते हैं तो हमारा पैसा बराबर हो जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है। आप कैलकुलेट करके देखिए, आपका पैसा 50,000 रुपये रह गया। 50,000 रुपये का 50% निकालें तो कितना बनेगा? 25,000 रुपये। 50-25 कितने हो गए? 75,000। यदि हमें 1 लाख रुपए तक पहुंचाना है तो 50 का 100% गेन करना पड़ेगा। 50-50 कितने हो गए? 1 लाख रुपए। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारा जो लॉस का परसेंटेज है गिरता जाता है, वैसे वैसे हमें गेन का प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। 100% गेन करना बड़ा ही मुश्किल है। इसी प्रकार से यदि किसी निवेशक का 75% डाउनफॉल रहता है तो उसे अपना पैसा वापस उसी पोजीशन पर लाने के लिए 300% का गेन करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ उदाहरण लेते हैं, 7 नवंबर 2021 का रिलैक्सो का शेयर 1450 पर ट्रेड कर रहा था। अब पिछले दिनों की बात करें, अप्रैल मई की बात करें तो वो 400 पर ट्रेड कर रहा था। तो लमसम आइडिया लगाएं तो इसमें जो लॉस है वो 69% बनता है। तो यहाँ यदि किसी व्यक्ति ने 1450 पर शेयर खरीदा था, उसका शेयर 400 पर आ गया, तो वापस उसे 1450 पर लाने के लिए 222% का गेन करना पड़ेगा। तो इसी मैथमेटिकल डिसएडवांटेज की वजह से वॉरेन बफेट जी हमें चेतावनी देते हैं कि आपने हाई रिस्क हाई रिवार्ड के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसे अवॉइड करना है। आपने जो आपका कैपिटल है उसे सेफ रखना है। इसके लिए वो हमें 2 नियम बताते हैं। पहला नियम नेवर लूज मनी, दूसरा नियम नेवर फॉरगेट रूल नंबर फर्स्ट। तो आपने इन दोनों नियमों को ध्यान में रखना है। दूसरा नियम डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। इस नियम के आधार पर आप किसी भी एसेट क्लास का, चाहे वो रियल एस्टेट है, स्मॉल बिजनेस है या कोई कंपनी है, उसकी आप इंट्रिंसिक यानी एग्जैक्ट वैल्यू, रियल वैल्यू निकाल सकते हो। असल में उस एसेट की कितनी कीमत है। जैसे सरल शब्दों में यदि हम समझे तो मान लीजिए एक मकान का प्रति माह किराया 10,000 रुपये आता है। 10,000 रुपये एक माह का है तो एक साल में 1,20,000 रुपये किराया बनता है। तो आपको क्या लगता है कि साल का 1,20,000 रुपये किराए देने वाला मकान है, उसकी एग्जैक्ट यानी असली कीमत कितनी होगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यदि हम कैलकुलेट करते हैं 3% रिटर्न के हिसाब से तो इस मकान की कीमत बनती है 40 लाख रुपये। इसी प्रकार से यदि 25,000 रुपये प्रति माह किराए वाले मकान की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो इसकी 1 साल की किराए की कीमत बनती है 3 लाख रुपये। 3% के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो इस मकान की जो असली कीमत बनती है वो बनती है 1 करोड़ रुपये। तो ये जो 40 लाख रुपये है, 1 करोड़ रुपये है। जैसे केमिस्ट्री में पीएच स्केल होता है, 7 से इधर जाते हैं तो एसिडिक नेचर, इधर जाते हैं तो बेसिक नेचर। तो ये आपकी जो असली वैल्यू आई है, इंट्रिंसिक वैल्यू आई है, वो किसी भी एसेट क्लास का पीएच स्केल है। यदि 40 वाला मकान आपको 35 में पड़ रहा है, आपको 38 लाख में पड़ रहा है, तो आपका उतना प्रॉफिट है, यानी 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपका प्रॉफिट निकल कर आता है। यदि 40 लाख
इंट्रिंसिक वैल्यू वाला मकान आपको 50 में पड़ रहा है तो 10 लाख रुपए का घाटा है, आपको 42 लाख में पड़ रहा है तो 2 लाख रुपए का घाटा है। उसी प्रकार से 25,000 रुपये मकान का किराए आने वाला प्रति माह है मकान यदि आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का पड़ रहा है तो आपका उतना घाटा है। 1 करोड़ से जितना भी कम में आप खरीदते हो वो आपका मुनाफा है। तो इसी प्रकार से आपने किसी भी एसेट क्लास की इंट्रिंसिक यानी उसकी असल कीमत जानकर ही उस एसेट क्लास में अपना पैसा लगाना है। तीसरा नियम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बला है, इसे हम बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आपने 5 लाख रुपए निवेश करने हैं तो आप 5 लाख रुपए किसी गोल्ड में, सिल्वर में, बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हो। आप इस 5 लाख रुपए की एफडी करवा सकते हो, डेट फंड में अपना पैसा निवेश कर सकते हो, किसी स्मॉल बिजनेस में या पार्टनरशिप में या स्टॉक मार्केट में आप अपना पैसा लगा सकते हो। आपके पास कई ऑप्शन निकल कर आते हैं। जैसे ही इनमें से आप एक ऑप्शन चुनते हो यानी अपना पैसा एक ऑप्शन में लगा दिया तो आपके लिए जो बाकी सारे ऑप्शन बनते हैं वो वैनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। यानी आप जब भी अपना पैसा निवेश करते हो तो आपने सारे ऑप्शंस को देखना है। ये नहीं है कि आप यदि स्टॉक मार्केट में घुस गए तो वहीं सारा पैसा लगा दो, नहीं। क्योंकि कई बार आपको स्टॉक मार्केट अधिक रिटर्न दे सकती है, कई बार गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, कई बार आपको डेट फंड ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं और कई बार हो सकता है कि आपका पैसा एफडी में सेफ रहे। इमरजेंसी के पर्पज़ पर आपको वो पैसा या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो पैसा आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में लगा सकते हो। तो जो भी आपके पास ऑप्शन निकल कर आते हैं आपने फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच अपनानी है। आपने देखना है कि किस में मुझे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, किस में कैश फ्लो आएगा एंड किसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो ज़्यादा रहेगी। वाइजली डिसीजन करके अपना एक ऑप्शन है उसे चुनना है। क्योंकि जैसे मान लो आपने 5 लाख रुपए हैं, आपने गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चुना तो 5 लाख रुपए इसमें चले गए तो आप डेट फंड में या इनवॉइस डिस्काउंटिंग में या रियल एस्टेट में या कहीं भी आप अपना पैसा नहीं लगा सकते। जब आपके पास पैसा और आएगा तब आप निवेश कर सकते हो, लेकिन उस दौरान आपके जो सारे ऑप्शन हैं वो वैनिश हो जाते हैं। तो जो भी आप ऑप्शन चुनते हो वो आपने वाइजली चुनना है। चौथा नियम द कंसंट्रेशन रूल। आपने बहुत बार बफे जी को ये कहते हुए सुना होगा, डू नॉट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। लेकिन असल में वो इसका अपोजिट करते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोग कह भी देते हैं कि बफे जी अपने ही द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करते, जो कि बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो इस रूल को फॉलो करने के लिए एक टेक्निक का यूज़ करते हैं। टेक्निक क्या है कि वो फोकस्ड अप्रोच अपनाते हैं, थ्रू एनालिसिस करते हैं। वो क्या करते हैं, असल में वो सारे एग्स एक ही टोकरी में डालते हैं एंड उस टोकरी के ऊपर अपनी निगाहें रखते हैं ताकि उनके कोई भी अंडे हैं टूटे न फूटे न, उन्हें लॉस का सामना न करना पड़े। एंड थ्रू एनालिसिस यानी जो उन्होंने टोकरी सेलेक्ट की है वो स्टेबल होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, तभी उनके अंडे हैं वो सेफ रहेंगे। क्योंकि जब हम हमारा पैसा बहुत सारी एसेट क्लास में लगा देते हैं यानी हमारी एसेट क्लास को डाइवर्सिफाई करते हैं तो हमारी जो ग्रोथ है वो मीडियोकर रहती है, न हमारा पैसा घटता है न बढ़ता है, वहीं पर रहता है। तो उसी प्रकार से हमें बफे जी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति 4-5 एसेट क्लास जो उसे बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देती है वो सिलेक्ट कर लेता है तो वही 4-5 एसेट क्लास उसे करोड़पति या अरबपति बना सकती है। क्योंकि जब आपके पास कम एसेट क्लास रहती है यानी आपके पास 5-6 एसेट क्लास है तो आपको पता लगता है, आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो कि मेरी कौन सी एसेट क्लास से मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, स्टेबल रिटर्न मिल रहा है, कौन सी ऐसी एसेट क्लास है जिसमें मुझे कम रिटर्न मिल रहा है और धीरे धीरे डाउनफॉल आता जा रहा है। तो आप यहाँ से पैसा निकाल कर यहाँ लगा सकते हो तो आपकी एवरेज जो रिटर्न है उसमें बढ़ोतरी होगी। 5वां नियम रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी क्या चीज़ होती है? इक्विटी होती है आपका मालिकाना हक, आपका ओनरशिप। जैसे मान लेते हैं कि आपने मिठाई की एक दुकान चलाई, उसे चलाने के लिए आपका 10 लाख रुपए का खर्चा आया। 10 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए आपने लगाए एंड जो 3 लाख रुपए थे वो आपने किसी भाई बंधु से उधार लिए या मान लेते हैं कि आपने बैंक से उधार लिए।
तो उस दुकान के ऊपर आपको क्या लगता है कि आपका कितना हक होगा? आपका मालिकाना हक है वो 100% नहीं है। उस दुकान के ऊपर आपका मालिकाना, आपकी ओनरशिप है वो 70% है, क्योंकि आपका पैसा 70% ही लगा। 7 लाख रुपए लगे हैं, जो 3 लाख रुपए हैं आपने बैंक से लिए हैं या किसी से उधार लिए हैं, उसका 30% मालिकाना उस पर हक है। इसी प्रकार से जैसे हम मान लेते हैं कि कोई 100 करोड़ की एक कंपनी है, उस कंपनी की शेयर होल्डिंग है आपके पास 1 करोड़ रुपए की है, तो आपका 1% उस कंपनी पर आपकी इक्विटी है, यानी मालिकाना हक है, ओनरशिप है। अब हम समझते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आपने जो सारा कैपिटल है, यानी आपकी जो मिठाई की दुकान थी 10 लाख की थी, एक तो 10 लाख के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ये आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है कि आपका जो कितनी ओनरशिप है उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। जैसे इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि 2021 में मैंने एक फ्लैट लिया था गुरुग्राम में, तो जो उसकी कीमत थी उस टाइम थी 50 लाख रुपए, आज वो 80 लाख रुपए पहुंच चुकी हैं। तो मार्जिन कितना आया? मार्जिन यहाँ आता है 30 लाख रुपए का। तो जो 50 लाख रुपए का मैंने फ्लैट लिया था उसमें से मेरे लगे थे 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए का मैंने लोन लिया था, तो 50 का मैंने लिया था, 80 पर पहुंच गया। 80 माइनस 50 कितना आया? 30। 30 कितने पर आया? 50 पर मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं तो उसका जो एक प्रॉफिट आया है वो कितना बनता है? 60% बनता है। तो 2021 से लेकर 2025 यानी 4 साल में उसका जो रिटर्न आया है वो कितने प्रतिशत आया है? 60% आया है। तो 60 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 साल का रिटर्न बनता है 15%। तो अब जो मैंने 25 लाख रुपए बैंक से लोन लिए थे उसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट दिया था 8% वार्षिक दर से। तो यहाँ हम रिटर्न ऑन इक्विटी निकालें तो जो मेरा 25 लाख रुपए था तो उसका मुझे रिटर्न कितना मिला? 15%। जो मेरा दूसरा 25 लाख रुपए था उसका 15% रिटर्न आया, 8% मैं बैंक को दे रही हूँ, तो कितना बचा? 7। तो 15 यहाँ से, 7 यहाँ से, तो मेरा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कितना बनता है? 15 + 7 22%। तो 22% मेरा क्या निकल कर आता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये असल वैल्यू होती है कि जो आपकी खुद की ओनरशिप है उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, वो होती है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसे कई बार हम इसे गलत तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें लगता है कि जैसे मान लो मेरा 1 करोड़ रुपए का कोई रियल एस्टेट में मैंने प्रॉपर्टी बनाई थी, वो 2 करोड़ रुपए की हो गई, तो डबल हो गई। मैं उसे सीधा सीधा डबल बेनिफिट कैलकुलेट कर लेती हूँ, लेकिन वो असल में डबल नहीं हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने 50 लाख रुपए का लोन लिया था, 50 लाख रुपए मेरे पास थे। अब जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो 50 के ऊपर तो मेरा डबल है, लेकिन इस 50 के ऊपर मेरा डबल नहीं है। मुझे बैंक को देना है, वो माइनस करना है, देन जो बचता है उसके अंदर ऐड करना है, फिर मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी बनेगा। तो आपने जो रिटर्न आता है वो आपकी ओनरशिप कितनी थी उसके ऊपर कैलकुलेट करना है। छठा नियम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशन। ये जो नियम है ये बेंजामिन ग्राम, जो कि बॉम बफे जी के गुरु थे, उनकी एक थ्योरी पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब भी आप अपना पैसा निवेश करते हो तो उसमें एक बफर होना चाहिए, कुशन होना चाहिए, पिलो होना चाहिए, ताकि आपको झटका न लगे, आपके पैसे का नुकसान न हो। इस नियम के आधार पर जब भी आप अपना पैसा निवेश करते हो तो अपनी असल कीमत एंड जो मार्केट प्राइस है उनमें एक डिफरेंस होना चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं कि आपने किसी कंपनी की जो इंट्रिंसिक असल कीमत कैलकुलेट की है वो है 100 रुपये एंड उसका मार्केट प्राइस है वो है 70 रुपये, तो 30 रुपये है वो यहाँ क्या है? बफर है, वो है आपकी सेफ्टी कैलकुलेशन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ कह सकते हो। तो यदि मान लेते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से उसकी जो असल कीमत है 90 रुपये निकल कर आती है, तो
तो 70 रुपये मार्केट वैल्यू है, तो 20 रुपये का अभी भी यहाँ बफर है, कुशन है, आपको झटका नहीं लगेगा। वहीं यदि आपने जो स्टॉक है 95 पर खरीद लिया, लेकिन उसकी असल मार्केट वैल्यू कितनी निकल कर आई 90, तो 5 रुपये का यहाँ आपको घाटा लग गया। तो इसी प्रकार से जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। मार्जिन जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपका पैसा है वो लॉस में कम जाएगा, मार्जिन जितना कम रहेगा उतना ही रिस्क ज़्यादा रहेगा। जैसे मान लेते हैं आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने गए, अब आपने कैलकुलेट किया कि जो इस सेकेंड हैंड गाड़ी है इसकी जो असल में इंट्रिंसिक वैल्यू है वो निकल कर आती है 10 लाख रुपए एंड जो उसका मार्केट प्राइस है वो है 8 लाख रुपए। यदि कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 9 लाख रुपए थी, जो कि आपने 10 लाख रुपए कैलकुलेट कर ली थी, यदि उसकी असल कीमत 9 लाख रुपए है, आपने 8 लाख रुपए में खरीदी है, तो 1 लाख रुपए का अब भी मार्जिन है, आप प्रॉफिट में हो। लेकिन वही यदि आप गाड़ी 7 लाख रुपए में खरीदते हो लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू है वो 8 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए का यहाँ आपको घाटा खाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आपने मार्जिन सेफ्टी लेकर चलना है, आपने कैलकुलेट करना है। यदि मार्जिन ज़्यादा रहेगा उतना ही आपको कम रिस्क रहेगा। 7वां नियम क्या कहता है, जो कि आप सभी को पता है, कंपाउंडिंग का नियम। जैसे मान लेते हैं, यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं कि एक तालाब में एक बेल है, वो प्रतिदिन अपने से 2 गुना ग्रोथ कर रही है, तो वो सारा जो तालाब है उसमें अपना सारा कवर करने के लिए वो 50 दिन लगाती है। तो आपको क्या लगता है कि उस तालाब को आधा कवर करने के लिए उसने कितने दिन लगाए हैं? 49 डेज़। यानी यहाँ आप गहराई से समझो कि 49 दिन उसने आधा कवर करने में लगाए हैं, लेकिन 50वें दिन वो अपने से डबल हो गई, यानी उस सारे तालाब को कवर कर लिया। तो ये होता है कंपाउंडिंग का मैजिक। ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने भी बहुत सारी बातें बताई हैं। तो कंपाउंडिंग का ये जो कंसेप्ट है ये मैथमेटिकल एग्जैक्ट बैठता है, कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है। हम हमारा पैसा जैसे ही डाउन होता है निकालो निकालो, जैसे ही थोड़ा अप होता है रखे रखो। लेकिन एक सिस्टम को फॉलो करना होता है कि आपने जो पैसा लगा दिया वो लगा दिया। आप ईयर फिक्स करो कि 5 साल तक 10 साल तक मुझे इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, तभी उतना पैसा आप उस एसेट क्लास में लगाओ, तभी आपको कंपाउंडिंग का मैजिक मिलेगा। अदरवाइज़ यदि आप साल 2 साल के लिए अपना पैसा लगाते हो तो मे भी आपको घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड अपने विचार है, अपनी एडवाइस है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।